हेलो दोस्तों, हेलो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द क्यू रिएक्टर्स पर। तो आज हमें लगता है ये बहुत पुराना वीडियो है और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है हम सभी के लिए। हम सभी को जानना चाहिए जो ये चीज़ है, तो जिसका टाइटल होने वाला है। तो टाइटल है वो मिस्ट्री ऑफ नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, द लास्ट स्टोनेज ट्राइब इन द वर्ल्ड। तो क्या कह सकते हैं, पुराना तो वीडियो नहीं है लेकिन वीडियो अभी का है, लेकिन वीडियो पुराने टॉपिक पे बेस्ड है। बिल्कुल सही, तो यही मेरे कहने का मतलब था। और वीडियो का टाइटल सुन के शायद आपको पसंद और समझ दोनों नहीं आया होगा, जैसी बात है हमें भी नहीं। तो वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा व्हाट इज ट्रुथ। तो ज़्यादा ट्रुथ बिहाइंड बिल्कुल दिस। तो ज़्यादा समय ना गंवाते हुए सीधा चलते हैं वीडियो पे। सो लेट्स वॉच। नमस्कार दोस्तों, नवंबर 2018 में जॉन एलन चाओ नाम के एक 26 साल के अमेरिकन मिशनरी फैसला करते हैं कि ये इलीगली इंडिया के नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर जाएंगे। इस आइलैंड पर रहने वाले लोगों को हम नॉर्थ सेंटिनलीज ट्राइब का हिस्सा मानते हैं और ये शायद से दुनिया की आखिरी अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब, यानी कि इन्हें बाहर की दुनिया के बारे में ऑलमोस्ट कुछ नहीं पता है। जॉन एक क्रिश्चियन है और ये इस हद तक ऑब्सेस्ड हो चुके हैं अपने धर्म से कि ये इस आइलैंड पर रहने वाले लोगों को क्रिश्चियनिटी का पार्ट पढ़ाना चाहते हैं। तो ये एक पास वाले आइलैंड। तो मैं एक इसी देखे ये बात बोलना चाहूँगा कि जो भी पाकिस्तान का जो हमने उस दिन वीडियो देखा था, तो और हमने रिएक्ट भी करा था उस वीडियो पे कि कैसे पाकिस्तान में हिंदुओं को सताया जाता है, अपने धर्म में जबरन कन्वर्ट करा जाता है। तो हमें लगता है उन सभी पाकिस्तानी जो भी मौलाना हैं और जो भी वहाँ के लोग हैं चाहते हैं कि हमारा धर्म विकसित हो, उन्हें इस आइलैंड पे बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि ये इस आइलैंड पे कोई धर्म नहीं है। वो चाहे तो अपने धर्म को बहुत ज़्यादा विस्तार कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़रूर देखें और यहाँ जाने की बिल्कुल कोशिश करें। आइलैंड पर पहुंचकर वहां मौजूद एक लोकल मछुआरे को रिश्वत देते हैं 25,000 रुपए की और उसे कन्विंस कर लेते हैं कि वो उन्हें इस आइलैंड पर छोड़कर आए। 14 नवंबर 2018 की रात को ये इस सफर पर निकलते हैं रात के अंधेरे में, ताकि कोस्ट गार्ड्स इन्हें ना देख लें। अपने साथ ये अपना गोप्रो कैमरा लेकर आए हैं, कुछ कैंचियां हैं, एक कायक है जिसमें बाकी का सफर कर सकें, और कुछ सूखी हुई मछलियां, फुटबॉल और एक बाइबल है जिसे एज ए गिफ्ट दे सके ये इन सेंटिनलीज लोगों को। 15 नवंबर की सुबह जैसे ही ये उस आइलैंड के करीब पहुंचते हैं, ये उस लोकल मछुआरे से कहते हैं कि वो दूर ही वेट करे। ये अपनी कायक निकालकर और करीब जाते हैं। पास पहुंचते ही इन्हें एक घर दिखता है और कुछ औरतों की बात करने की आवाज आती है। ये अपनी कायक को बीच पर खड़ी करने के लिए तैयार करते हैं कि इन्हें तभी दिखता है 2 सेंटिनलीज आदमी अपने हाथ में बो और एरोज लिए एकदम से आते हैं। ये उन्हें देखकर कहते हैं, माय नेम इज जॉन, आई लव यू एंड जीसस लव्स यू। जीसस क्राइस्ट ने मुझे अथॉरिटी दी आपके पास आने की, लीजिए मैं आपके लिए कुछ खाना लाया हूँ। वो 2 आदमी तीर को अपने बो में रखते हैं और ऑलमोस्ट रेडी हो जाते हैं शूट करने के लिए। जॉन पैनिक में वापस मुड़ जाते हैं। कुछ घंटे बाद ये दोबारा से कोशिश करते हैं। इस बारी ये नॉर्थ शोर पर जाते हैं आइलैंड की। दूर से इन्हें दिखता है कि जमीन पर मौजूद करीब 6 सेंटिनलीज लोग इनकी तरफ देखकर चिल्ला रहे हैं और कुछ बोलने लग रहे हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर भाषा किसी को एक दूसरे की समझ में नहीं आती। आज के दिन पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं है दोस्तों जो इन सेंटिनलीज लोगों की भाषा समझ सके, सिवाय उन सेंटिनलीज लोगों के खुद। जॉन को जो भी समझ में आता है ये उसी चीज को वापस दोहराने की कोशिश करते हैं और उनकी तरफ चिल्लाते हैं। वो सेंटिनलीज लोग हंसने लग जाते हैं इन्हें देखकर। जॉन धीरे धीरे और करीब जाते हैं इनके। एक सेफ डिस्टेंस पर रहकर ये इनके लिए जो तोहफे लाए थे उन्हें धीरे धीरे नीचे डालना शुरू करते हैं। इस बार एक बच्चा और एक यंग लड़की वहां पर खड़ी थी सामने, जिनके हाथ में बो और एरो था। जॉन अपनी कायक से नीचे उतरते हैं और उस बच्चे के साथ बात करने की कोशिश करते हैं। पीछे से एक सेंटिनलीज आदमी उनकी कायक छीन लेता है और ये बाइबल से कुछ चीज समझाने की कोशिश करते हैं उस बच्चे को। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वो बच्चा जॉन की छाती पर एम करते हुए तीर चला देता है। वो एरो बाय चांस बाइबल की किताब में जाकर लग जाता है और जॉन की जान बच जाती है। एक बार फिर से पैनिक में आकर जॉन वहां से भाग निकलते हैं, लेकिन इस बारी उनकी कायक भी नहीं है। वो स्विमिंग करके किसी तरीके से वापस बोट तक पहुंचते हैं। रात को जाकर वो अपनी डायरी में लिखते हैं, लॉर्ड, इज दिस आइलैंड सेटन्स लास्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड? क्या ये आइलैंड राक्षसों का आइलैंड है जहां पर इन लोगों ने जीसस का नाम तक नहीं सुना है? आगे लिखते हैं अपनी डायरी में, मैं मरना नहीं चाहता, शायद मुझे इस जगह से चले जाना चाहिए। लॉर्ड, आई डोंट वांट टू डाई। लेकिन लॉर्ड को लेकर इनका ऑब्सेशन पागलपंती में बदल चुका था। ये किसी तरीके से अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि मुझे वापस जाना ही पड़ेगा, यही मेरा मकसद है। 16 नवंबर 2018 अपने परिवार को ये एक चिट्ठी लिखते हैं। अपने माता पिता से कहते हैं कि आपको ये सुनकर लगेगा कि मैं पागल हो चुका हूँ, लेकिन मुझे लगता है जीसस का ये शब्द इन लोगों तक पहुंचाना
वर्थ इट है। अगर मेरी जान यहाँ पर चली जाए, प्लीज इन लोगों को ब्लेम मत कर। ये लिखकर वो एक बार फिर से बोट लेकर निकल पड़ते हैं नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की तरफ। इस बारी वो वापस लौट कर नहीं आते। जो लोकल मछुआरा उनको छोड़ने गया था, वो दूर से देखता है कि सेंटिनलीज लोग एक बॉडी को बरी करने लग रहे हैं। कपड़े देखकर पता लग जाता है कि ये जॉन एलन चाओ की बॉडी है। The Sentinelese were first contacted by the government in 1991. The contact party under the administration is always accompanied by security. The arrow shooting Sentinelese are a constant fear. क्या ये तीर तलवार युग युग पुराना कोई संदेश तो नहीं दे रही, जिसे शायद आज का इंसान भूल बैठा है? नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड दोस्तों अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का एक हिस्सा है। करीब 572 आइलैंड्स है टोटल में इस अंडमान एंड निकोबार ग्रुप में, जिनमें से सिर्फ 38 में लोग रहते हैं और सिर्फ 12 एक्चुअली में टूरिस्ट के लिए ओपन है। इन सारे आइलैंड्स को 3 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया गया है, नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और निकोबार। कैपिटल शहर है पोर्ट ब्लेयर जो कि साउथ अंडमान पर है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड यहाँ से सिर्फ करीब 50 किलोमीटर दूर है। यह आइलैंड अपने आप में काफी छोटा है, सिर्फ 60 स्क्वायर किलोमीटर का, लेकिन पूरा जंगलों से भरा हुआ है। यहाँ रहने वाले लोगों को हम नॉर्थ सेंटिनलीज बुलाते हैं, लेकिन ये हमने नाम दिया है। हम एक्चुअली में नहीं जानते कि वो ट्राइब अपने आप को क्या कहती है, अपने आप को किस नाम से पुकारती है। माना जाता है कि आज से करीब 70,000 साल पहले कुछ लोग अफ्रीका से बाहर माइग्रेट किए थे। इसे आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी कहा जाता है कि जो पहले मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स हैं वो अफ्रीका से आए हैं, और ये लोग जो आज के दिन सेंटिनलीज आइलैंड पर मौजूद हैं, ये डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हैं उन लोगों के जो अफ्रीका से माइग्रेट किए थे। ये पहले ग्रुप ऑफ ह्यूमंस एक्चुअली में ईस्ट अफ्रीका से यमन गए, वहां से पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे चल चल के म्यांमार पहुंचे, फिर साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया और इवेंचुअली इन आइलैंड्स पर स्प्रेड किए और ऑस्ट्रेलिया तक गए। इन हजारों सालों के बीच जो ह्यूमंस एक्चुअली में मिडिल ईस्ट, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया जैसी जगहों पर जाकर बसे, वो एक दूसरे से मिक्स इन हो गए, क्योंकि जमीन एक ही थी। इधर से उधर जमीन के जरिए जाना बहुत ही आसान काम था। लेकिन जो ह्यूमंस इन रिमोट आइलैंड्स पर जाकर बसे, वहां पर बाकी ह्यूमंस के साथ मिक्स इन नहीं हो पाए और बाकी दुनिया से इतने आइसोलेटेड रहे। नॉर्थ सेंटिनलीज ट्राइब के बारे में कहा जाता है कि आज से करीब 10,000 से लेकर 30,000 साल पहले ये लोग इस आइलैंड पर आए थे और तब से ये आइसोलेटेड रहे हैं, बाकी दुनिया से कट ऑफ रहे हैं। इसका मतलब ये भी हुआ कि इन्होंने खेती करनी कभी सीखी ही नहीं। एग्रीकल्चर का आविष्कार आज से करीब 12,000 साल पहले हुआ था। अब आप ये कह लो कि इन आइलैंड्स पर रहते रहते इन्हें कभी जरूरत ही नहीं पड़ी खेती करने की, या फिर इन्हें पता ही नहीं कि खेती जैसी कोई चीज भी होती है, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि ये आखिरी स्टोन एज ट्राइब है। यानी ऐसे लोग जो आज के दिन भी स्टोन एज के जमाने के लोगों की तरह रहते हैं, एक हंटर गैदरर लाइफस्टाइल जीते हैं। यानी अपने खाने को उगाकर नहीं खाते, बल्कि पेड़ से तोड़कर फल खाते हैं, जानवरों की हंटिंग करते हैं और मछलियों की फिशिंग करते हैं, और वही इनका खाना है। ये लोग दुनिया की सबसे आइसोलेटेड ट्राइब इसलिए हैं क्योंकि आइसोलेटेड रहना चाहते हैं। जब बाहर की दुनिया ने कांटेक्ट एस्टैब्लिश करने की कोशिश करी है इनके साथ, वायलेंस ही देखने को मिला है ज्यादातर टाइम। हिस्टोरिकली देखा जाए, सबसे पुराना रिटन रिकॉर्ड हमारे पास अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का है 2nd सेंचुरी एडी से, जब एक रोमन मैथमेटिशियन क्लॉडियस टोल्मी ने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को डिस्क्राइब किया था आइलैंड्स ऑफ कैनिबल्स पुकार के। अब ये डिस्क्रिप्शन इन्होंने एक्चुअली में सिर्फ नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के लिए नहीं दी थी, बल्कि पूरे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के लिए दी थी, तो हमें नहीं पता कि कौन सी ट्राइब को रेफर कर रहे हैं। इसके बाद साल 673 में एक चाइनीज ट्रैवलर जो सुमात्रा से इंडिया का सफर कर रहे थे, वो भी कहते हैं कि यहाँ रहने वाले लोग इन आइलैंड्स में कैनिबल्स हैं, यानी इंसानों की मीट खाते हैं यहाँ रहने वाले लोग। 8th और 9th सेंचुरी में जो अरब ट्रैवलर्स गए थे अंडमान आइलैंड्स पर, उन्होंने भी सेम चीज कही। 11th सेंचुरी में एक मंदिर बना था जिस पर इंस्क्रिप्शन लिखी गई थी राजा चोला 1 के टाइम पर। सेम चीज वहां लिखी गई है कि वो इन आइलैंड्स को अशुद्ध मानते हैं और यहाँ पर माना जाता है कि कैनिबल्स रहते हैं। अब स्पेसिफिकली अगर नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की बात करी जाए तो इसका पहला रिकॉर्ड मेंशन किया गया है साल 1771 में, जब एक ईस्ट इंडिया कंपनी का जहाज इस आइलैंड के पास से गुजरता है और वहां मौजूद जो सर्वेयर थे उन्हें इस आइलैंड से रोशनी आती हुई दिखाई देती है। इसका अगला अकाउंट है साल 1867 में, जब एक इंडियन मर्चेंट शिप जो करीब 100 पैसेंजर्स को लेकर जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हो जाता है इस आइलैंड के शोर पर। जो एक्सीडेंट के सर्वाइवर्स होते हैं उन पर सेंटिनलीज के द्वारा हमला किया जाता है। फॉर्चुनेटली वो बचकर भाग निकलते हैं ब्रिटिश इंडियन रॉयल नेवी की मदद से। ये एक्चुअली में पहला केस था जो हमें देखने को मिलता है जब नॉर्थ सेंटिनलीज लोग
बाहर के लोगों को अपने आइलैंड से दूर भगाते हैं और उन पर हमला करते हैं। फिर साल 1880 में मॉरिस विडल पोर्टमैन नाम के एक ब्रिटिश ऑफिसर डिसाइड करते हैं कि वो इन सेंटिनलीज लोगों से जाकर मिलने की कोशिश करेंगे, कांटेक्ट बनाएंगे और इन्हें सिविलाइज करने की कोशिश करेंगे। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ब्रिटिश लोग बाकी अंडमान की ट्राइब से ऑलरेडी कम्युनिकेट कर चुके थे, फ्रेंडली कांटेक्ट रहा था और वो उनके साथ बात भी कर पाते थे। तो ये जब इस नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर गए, ये कुछ बाकी जो अंडमानीज ट्राइब्स थी उन्हें साथ में लेकर आए उनके लोगों को, ताकि जो सेंटिनल आइलैंड पर रहने वाले लोग होंगे वो कम्युनिकेट कर पाए इनके साथ। पर यहाँ पहुंचकर इन्हें पता चलता है कि बाकी अंडमान ट्राइब्स के जो लोग हैं उनकी भाषा नॉर्थ सेंटिनलीज ट्राइब से इतनी अलग है कि ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे, बातचीत करना इम्पॉसिबल है। पोर्टमैन को अपने सफर पर एक बुजुर्ग कपल मिलता है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर और कुछ 4 बच्चे मिलते हैं। ये डिसाइड करते हैं उन्हें किडनैप कर लेंगे, अपने साथ ले चलते हैं वापस पोर्ट ब्लेयर में। पता चलता है कि नॉर्थ सेंटिनलीज लोग इतने सालों से बाकी दुनिया से कट ऑफ थे कि जैसे ही ये बुजुर्ग आदमी और औरत पोर्ट ब्लेयर पहुंचते हैं कुछ ही दिनों बाद इनकी मौत हो जाती है। पोर्टमैन को बच्चों पर तरस आता है ये देखते हुए और वो बच्चों को वापस उस आइलैंड पर जाकर लौटा देते हैं, उन्हें कुछ हाथों में तोहफे देकर। ये चीज बड़ी लाइकली है कि वो बच्चे अपने साथ वापस ऐसे कीटाणु ले गए होंगे जो कंप्लीटली फॉरेन थे उस आइलैंड के लिए, तो वहां जाकर और लोगों को भी इन्फेक्ट किया होगा और लोग भी मारे गए होंगे। ये पॉसिबल है। जो डिजीजेस हमें मॉडर्न जमाने में देखने को मिलते हैं, हमारी बॉडीज में उनके खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप हुई है, क्योंकि सालों भर साल हमारे जो एंसेस्टर्स थे उनकी बॉडीज ने एक्सपोजर सहा इन डिजीजेस का और इम्यूनिटी डेवलप करी। लेकिन नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में रहने वाले लोग पूरी दुनिया से कट ऑफ थे, इन सारे नए डिजीजेस से कट ऑफ थे, तो इनकी बॉडीज में वो इम्यूनिटी नहीं डेवलप हो पाई। ये पोर्टमैन वाला इंसिडेंट माना जाता है कि एक बड़ा कारण है कि नॉर्थ सेंटिनलीज लोग बाहर के लोगों को लेकर इतना वायलेंट क्यों हो जाते हैं, इतना आइसोलेटेड क्यों रहना चाहते हैं। आजादी के बाद दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट ने कई एक्सपीडिशंस करी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर। साल 1967 में त्रिलोकनाथ पंडित पहले ऑफिशियल एंथ्रोपोलॉजिस्ट बने इस आइलैंड को विजिट करने वाले। ये अपने साथ 20 मेंबर की टीम लेकर गए, जिसमें साइंटिस्ट थे, आर्म्ड फोर्सेस थी, अनआर्म्ड नेवी पर्सनल्स थे और गवर्नर थे। आइलैंड पर पहुंचकर इनकी टीम ने सेंटिनलीज के फुटप्रिंट्स को फॉलो किया करीब 1 किलोमीटर तक, लेकिन इन्हें कोई लोग नहीं मिले। तो ये टीम वापस चली गई और कुछ पीछे तोहफे छोड़कर चली गई इन लोगों के लिए, जैसे कि कोकोनट्स, पॉट्स और पैन्स और बाकी आयरन टूल। 1970 में एक ऑफिशियल रिसर्च टीम गई इस आइलैंड पर और उन्होंने एक स्टोन टैबलेट सेटअप किया, ये डिक्लेयर करते हुए कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड इंडियन टेरिटरी का हिस्सा है। 1974 में एक इंडियन फिल्म क्रू गया इस आइलैंड पर, जिन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की ट्राइब्स के ऊपर। इस फिल्म क्रू के साथ एक बार फिर से त्रिलोकनाथ पंडित मौजूद थे और साथ में कुछ आर्म्ड फोर्सेस भी थी। एक बार फिर से इन लोगों ने तोहफे के तौर पर कुछ कोकोनट्स रखे, कुछ नारियल दिए, एक जिंदा सुअर को भी लेकर गए थे ये कि एज अ गिफ्ट प्रेजेंट कर सकें। और ये सारी चीजें इन्होंने शोर पर रख दी और ये फिर थोड़ा सा पीछे हट गए देखने के लिए कि लोकल लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। कुछ देर बाद कुछ ट्राइबल लोग बाहर निकल कर आए शोर पर और धनुष और बाण से हमला करने लग गए इन लोगों पर। एक एरो इस बारी एक्चुअली में फिल्म के जो डायरेक्टर थे प्रेम वैद्य, उनकी थाई में जाकर लगा। उन्होंने उस सुअर पर भी हमला कर दिया जो एज अ तोहफा लाया गया था उनके लिए। सुअर को भी मार दिया और उसे सैंड में बरी कर दिया। और ये एक्चुअली में पहली बार था दोस्तों कि नॉर्थ सेंटिनलीज लोगों को कैमरे पर कैप्चर किया गया। इसके बाद 1970s 1980s में कई अटेम्प्ट्स किए गए त्रिलोकनाथ पंडित के द्वारा, लेकिन हर बार यही होता था। ये छोटी छोटी टीम्स लेकर आइलैंड पर जाते थे, कभी कोई सुअर देते थे, उन पिग्स को हर बार ये ट्राइब के लोग मार देते थे और सैंड में बरी कर देते थे। एक बार उनके लिए एक डॉल छोड़ी थी एज अ गिफ्ट, उसे भी धनुष से मार दिया और उसे भी बरी कर दिया सैंड में। साल 1981 में एक इंसिडेंट हुआ था जब एक मर्चेंट शिप प्राइम रोज नाम से बांग्लादेश से ऑस्ट्रेलिया जा रही थी। तूफान आया और वो इस आइलैंड पर अटक कर रह गई। एक बार फिर से जो सेंटिनलीज ट्राइब के लोग थे वो आए इन पैसेंजर्स पर हमला करने लगे, लेकिन वेदर कंडीशंस ऐसी थी कि उनके एरोज एक्चुअली में हिट नहीं कर पाए इन लोगों को। थैंकफुली इन लोगों ने डिस्ट्रेस कॉल्स दी, किसी ना किसी तरीके से जिंदा बचे रहे इस शिप के पास ही, और एक हफ्ते बाद एक हेलीकॉप्टर ने इन्हें आकर बचा लिया। लेकिन ये घटना नॉर्थ सेंटिनलीज के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि ये वो टाइम था इस ट्राइब के लिए जब इन्होंने आयरन को देखा पहली बार अपनी जिंदगी में। इनकी आंखों में लोहे का आविष्कार हुआ, क्योंकि इसके बाद से दोस्तों जब भी नॉर्थ सेंटिनलीज के साथ कोई कांटेक्ट हुआ देखा गया कि
ये लोग अपने धनुष बाण में लोहे का इस्तेमाल करने लग रहे थे और ये लोहा इसी जहाज से आया था, तो इन्होंने किसी तरीके से उस लोहे का इस्तेमाल कर लिया था। और ये जो शिपरेक है ये आज के दिन भी आप गूगल मैप्स पर देख सकते हैं। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के नॉर्थ में जाएंगे, वहां ये आपको दिखेगा। इसके बाद इतिहास में एक बड़ा मोड़ आता है साल 1991 में। ये वो साल था जब नॉर्थ सेंटिनलीज की तरफ से पहला फ्रेंडली कॉन्टैक्ट देखा गया। पहली बार कोई इनसे मिलने गया और ये वायलेंट नहीं हुए। जनवरी के महीने में एक एक्सपीडिशन लीड की गई थी इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट मधुमाला चट्टोपाध्याय के द्वारा। ये अपनी छोटी सी टीम के साथ आई, बिना किसी हथियार के कोकोनट्स ऑफर किए और इस बारी सेंटिनलीज लोगों ने इन कोकोनट्स को एक्चुअली में ले लिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि फर्क इस बारी ये था कि एक औरत इनसे मिलने आई थी और इससे पहले जितनी भी एक्सपीडिशंस हुई थी वो सारे आदमी थे। इस फ्रेंडली कॉन्टैक्ट में एक बड़ी शॉकिंग चीज हुई, ये टीम वापस चली गई थी, अगले दिन फिर से आई इनसे मिलने और इस बारी एक सेंटिनलीज आदमी इन पर धनुष बाण लिए फिर से एम करके खड़ा था। कभी भी शूट कर सकता था इन पर, लेकिन एक सेंटिनलीज औरत साइड से निकल कर आई और उसने उस एरो को पुश डाउन किया, ऐसा गेस्चर देते हुए कि मत मारो इन्हें। और फिर उस आदमी ने उस औरत की सुन ली और अपने हथियारों को उसने एक्चुअली में रेत के नीचे दबा दिया। ऐसा होता देखकर एक्सपीडिशन टीम के जो लोग थे वो पहली बार एक्चुअली में जमीन पर आ पाए और अपने हाथों से नारियल को दे पाए सेंटिनलीज लोगों को। करीब 1 महीने बाद एक और एक्सपीडिशन हुई जिसमें त्रिलोकनाथ पंडित और मधुमाला फिर साथ में गए थे और फिर से हथियार नहीं इस्तेमाल किए सेंटिनलीज लोगों ने। वो अपनी बोट से नीचे उतरे, उन्होंने नारियल को फ्रेंडली तरीके से कलेक्ट कर लिया। लेकिन ये आखिरी बार था जब सेंटिनलीज लोग इतने फ्रेंडली थे बाकी दुनिया को लेकर। साल 1991 के बाद जितनी भी एक्सपीडिशन हुई, जितना भी कांटेक्ट करने की कोशिश करी गई सेंटिनलीज लोगों को, फिर से वायलेंस ही देखने को मिला। हम ये नहीं जानते कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों उस छोटे से टाइम पीरियड के लिए ये सेंटिनलीज लोग इतने फ्रेंडली हो गए थे और बाद में फिर वायलेंट हो गए। नतीजा ये हुआ कि 1997 के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया कि कोई भी उस आइलैंड पर अब जा सके। सरकार ने भी रियलाइज कर लिया कि कोई पॉइंट नहीं है बार बार कम्युनिकेट करने का उन लोगों से जब वो खुद ही कम्युनिकेट नहीं करना चाहते। वो अपना मस्त जिंदगी जी रहे हैं उस आइलैंड पर, उन्हें वैसे ही जी लेने दिया जाए। सरकार की पॉलिसी एक आईज ऑन हैंड्स ऑफ की पॉलिसी थी, मतलब हम नजर रखेंगे उस ट्राइब पर, अगर उन्हें कोई जरूरत पड़े मदद की हम जरूर मदद करेंगे उनकी, लेकिन अपने हाथ दूर रखेंगे उनसे। साल 2004 में इंडियन ओशन में सुनामी आया था बड़ा भयंकर। इंडियन कोस्ट गार्ड के ऑफिशियल्स हेलीकॉप्टर से इस आइलैंड के ऊपर निगरानी करने गए कि कहीं ये आइलैंड डैमेज तो नहीं हो गया, यहाँ रहने वाले लोग ठीक तो हैं। उस हेलीकॉप्टर पर रिटर्न में एरोस की बारिश होने लगी और अंदर बैठे ऑफिशियल्स ने रियलाइज कर लिया हम पर हमला होने लग रहा है, मतलब ये लोग ठीक है। सुनामी की वजह से आइलैंड करीब 1.5 मीटर से लिफ्ट अप हो गया था और ट्राइब के लोग काफी हेल्दी दिख रहे थे, तो कोई चिंता करने की बात नहीं थी। साल 2006 में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ जहां पर 2 लोकल फिशरमैन गलती से काफी करीब पहुंच गए इस आइलैंड के और सेंटिनलीज लोगों ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया, उन्हें मार डाला। इसके बाद से सरकार ने डिसाइड किया कि एक 5 किलोमीटर का रेडियस होना चाहिए। इस आइलैंड के ऊपर आना तो छोड़ो, 5 किलोमीटर की रेंज में भी कोई नहीं आना चाहिए। सबसे लेटेस्ट इंसिडेंट वही 2018 वाला इंसिडेंट था जॉन एलन चाओ को लेकर, जिसकी बात मैंने वीडियो के शुरू में करी थी। ये इंसान बिल्कुल ही पागल तरीके से ऑब्सेस्ड हो गया था क्रिश्चियनिटी को लेकर, जानबूझकर इस आइलैंड पर गया और मारा गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमें क्या पता है इन लोगों के बारे में, इन नॉर्थ सेंटिनलीज लोगों के बारे में आज के दिन? ये जानना बड़ा इंटरेस्टिंग है। जॉन ने जो डायरी लिखी थी अपने एक्सपीरियंसेस पर, उसके अकॉर्डिंग इनकी हाइट 5 फीट 3 इंच या 5 फीट 5 इंच से ज्यादा की नहीं है। इसके अलावा जो वीडियो फुटेज हमारे पास मौजूद है उसको देखकर हम कह सकते हैं कि सेंटिनलीज लोगों के बाल काफी छोटे होते हैं, इनकी स्किन कलर बहुत ही शाइनिंग डार्क है, मसल्स वेल डिफाइंड है, कोई ओबेसिटी का या मैल न्यूट्रिशन का साइन नहीं देखने को मिलता। जॉन की डायरी के अकॉर्डिंग इनमें से कुछ लोगों के फेस पर येलो पेस्ट चढ़ी हुई थी। इसके अलावा ये कपड़े नहीं पहनते, लेकिन अपनी कमर पर, अपनी गर्दन पर और सिर पर कुछ फाइबर के स्ट्रिंग्स जरूर पहनते हैं। औरतें जो है वो ज्यादा पतले फाइबर स्ट्रिंग्स पहनती हैं और आदमी जो है वो थोड़े मोटे वाले बैंड्स पहनते हैं। आदमियों के हाथों में धनुष बाण है और स्पीयर्स जैसे हथियार है। इसके अलावा सेंटिनलीज लोग बोट्स को बनाना जानते हैं। ये बहुत ही छोटी छोटी नैरो कैनूज बनाते हैं जो लकड़ी की बनी होती है और ये इतनी नैरो होती है कि 2 फीट की भी जगह नहीं होती इनके अंदर। हैरानी की बात यह है कि ये लोग ज्यादा क्यूरियस नहीं है अपनी सराउंडिंग्स को लेकर। आमतौर पर इंसानों के अंदर ये क्वालिटी होती है, कह सकते हो कि एटलीस्ट कुछ इंसानों में, कि वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं नई जगहों को। जो नियरेस्ट आइलैंड है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के पास, वो सिर्फ 36 किलोमीटर दूर है जहां पर और लोग रहते हैं। लेकिन फिर भी सेंटिनलीज लोगों ने कोशिश नहीं करी उस आइलैंड तक जाने की, कभी अपने आइलैंड के बाहर ज्यादा जगहें घूमने की। खाने की बात करी जाए तो हम इतना जानते हैं कि इन्हें खेती करनी नहीं आती, तो ये एनिमल्स की हंटिंग करके जिंदा रहते हैं। जैसे कि जंगल में सुअर मिल जाते हैं कुछ जंगली, फिशिंग कर लेते हैं ये और टर्टल के एग्स को हार्वेस्ट कर लेते हैं। इसके अलावा ये
फल फूल खा लेते हैं और शहद का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। भाषा यानी लैंग्वेज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज है नॉर्थ सेंटिनलीज लोगों के बारे में, क्योंकि ये किसी और के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते। त्रिलोकनाथ पंडित अपनी एक एक्सपीडिशन पर एक दूसरे अंडमान के ट्राइब के मेंबर को लेकर गए थे जो ओंगे ट्राइब से थे। वो सेंटिनलीज के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं कर पाए, लेकिन इतना ही नहीं, त्रिलोकनाथ पंडित बताते हैं कि जब वो दूसरे ट्राइब का मेंबर इनके सामने गया तो सेंटिनलीज लोगों को और ज्यादा गुस्सा आने लग गया। जॉन अपनी डायरी में बताते हैं इनकी भाषा को लेकर कि इनकी भाषा में बहुत ज्यादा हाई पिच्ड साउंड्स देखने को मिलती हैं, जैसे कि बा, पा, ला और सा। लाइफस्टाइल की बात करी जाए तो सेंटिनलीज दो अलग अलग टाइप के हाउसेज में रहते हैं। एक बड़ी हट है जहां पर काफी सारे परिवार एक साथ रह सकते हैं, और एक छोटी हट है जहां पर सिर्फ एक ही परिवार रह सकता है। जॉन की डायरी के अकॉर्डिंग करीब 250 लोग इस आइलैंड पर रहते हैं। बाकी जो इंडियन गवर्नमेंट ने एस्टिमेट्स लगाए हैं वो रेंज 50 से लेकर 500 के बीच में है, क्योंकि एग्जैक्टली तो कोई काउंट करके बता नहीं पाया कि कितने लोग हैं, तो यही एस्टिमेट लगाया जाता है। इनके बिहेवियर के बारे में हमें ये पता है कि ये मुर्दा बॉडीज को जंगल में वापस लेकर नहीं जाते, जलाते नहीं है, बल्कि ये बीच पर ही रेत में दफना देते हैं। बाकी जो पुराने वाले हिस्टोरियंस ने लिखा था, जो सबसे पुराने रिटन रिकॉर्ड्स थे कि यहाँ रहने वाले लोग कैनिबल्स हैं, इंसानों को खाते हैं, ये चीज़ सच नहीं है। और हम ये भी जानते हैं कि अगर जो लोग इन्हें मिलने आ रहे हैं वो छोटे ग्रुप में है तो उन पर हमला किया जाता है, लेकिन अगर विजिटिंग पार्टी ज्यादा बड़ी है, जैसे कि त्रिलोकनाथ के साथ हुआ था, तो ये छिप जाते हैं जंगल में, उन पर हमला नहीं करते। कई एक्सपीडिशंस में प्रेग्नेंट औरतों को भी देखा गया है, बच्चों को भी देखा गया है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो भी पॉपुलेशन है इस आइलैंड पर रहने वाली, वो अपने आप को सस्टेन कर पा रही है। और यहाँ एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो शायद इनके बारे में हमें पता चलती है कि नॉर्थ सेंटिनलीज लोग सस्टेनेबली रह पा रहे हैं। ये एक ही आइलैंड पर रहते हैं जो छोटा सा है, वहां जंगल को नहीं काटा इन्होंने, नेचर के साथ रहने लग रहे हैं और कोई ओवर पॉपुलेशन नहीं देखने को मिल रही। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि जहां जहां ह्यूमंस की कम्युनिटीज देखी गई हैं, अक्सर वो ओवर पॉपुलेट कर जाती है। अक्सर ये भी होता है कि एक छोटा सा आइलैंड है, कोई जानवर यहाँ पर मौजूद होगा जिसे मारकर खा रहे होंगे, तो वो जानवर एक्सटिंक्ट हो जाए इस आइलैंड पर। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये नेचर के साथ एक ऐसे सस्टेनेबल तरीके से रह पा रहे हैं जिसमें इंसान एनवायरनमेंट पर हावी नहीं पड़ रहा। आज के दिन कई लोग मानते हैं कि हमें अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए इनसे कांटेक्ट करने की, हमें इन्हें बाहर की दुनिया दिखानी चाहिए। जो जो टेक्नोलॉजीज हमने इन्वेंट करी है, हम इन्हें लाकर दिखाएं ताकि ये भी उनका फायदा उठा सके। थोड़ी डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन हम भी इन्हें दे दें। दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि हमें इन्हें दूर ही रखना चाहिए बाहर की दुनिया से, ये अपना खुशी से जी रहे हैं, आइसोलेटेड हैं, इन्हें आइसोलेटेड ही रखना चाहिए। यहाँ पर आपकी क्या राय है, नीचे कॉमेंट्स में लिखकर बताइए। अगर मेरी राय पूछोगे, मेरी राय में तो मैं सेकंड ऑप्शन ही चूज करूंगा। कुछ बड़े कारण है कि क्यों इन्हें आइसोलेटेड रखना ही बेहतर है। पहला रीजन तो यही है कि जब भी ये बाहर की दुनिया से कांटेक्ट में आते हैं, जो जो डिजीजेस हमारी दुनिया में देखने को मिल रहे हैं, इनके पास उसकी इम्यूनिटी नहीं है, चांसेस यही है कि ये सर्वाइव नहीं कर पाए। दूसरी और इससे भी बड़ी प्रॉब्लम, हमने बाकी ट्राइब्स के साथ ऐसा करने की कोशिश करी है और नतीजा हमेशा अच्छा नहीं रहा है। फॉर एग्जाम्पल जारवा ट्राइब जो है, अंडमान की ही एक ट्राइब है, काफी सालों तक आइसोलेटेड थी, किसी ने कॉन्टैक्ट नहीं किया था उनके साथ। लेकिन 1970s में जब इंडियन गवर्नमेंट ने फ्रेंडली कॉन्टैक्ट बनाने की उनसे कोशिश करी तो सक्सेसफुल रहा। उसके बाद बाकी दुनिया के बारे में उनको पता चला, नए जमाने से उन्होंने फिट इन करने की कोशिश करी, कुछ जरूर फिट इन कर गए, लेकिन ज्यादातर लोग खुश नहीं है। आज के टाइम हमारा जो पैकेज खाना है, कुछ ट्राइब मेंबर्स उसे डाइजेस्ट ही नहीं कर पाए, कुछ जो कर पाए वो मोटे हो गए, ओबीस बन गए, क्योंकि उन्हें कंट्रोल करना नहीं आया। एकदम से इतना सारा खाना मिल गया, इससे पहले उन्हें हंट करना पड़ता था। बाकी अल्कोहल और टोबैको जैसे सब्सटेंसेस से उन्हें इंट्रोड्यूस कराया गया तो वो इंस्टेंटली एडिक्टेड बन गए, क्योंकि बचपन से वो ग्रो अप नहीं हुए समझते हुए कि ये जो चीज़ें हैं इनसे दूर रहना चाहिए, ये गलत है। जैसे ही इन्होंने उन नई चीज़ों को चखा, एकदम से एडिक्टेड हो गए। इसके अलावा जो इनका कल्चर है, जो रहने का तरीका है, जो इनकी भाषा है, जो ट्रेडिशंस हैं इनके सालों से चले आ रहे हैं, जब ये मॉडर्न सोसाइटी में इंटीग्रेट होंगे तो ये सब लूज आउट कर जाएंगे। बाकी और जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की ट्राइब्स हैं दोस्तों, उनके साथ यही होने लग रहा है। 1800s में जब ब्रिटिश पहली बार आए थे इन आइलैंड्स को कॉलोनाइज करने के लिए, तब अराउंड 5000 इंडिविजुअल्स थे ग्रेट अंडमानीज ट्राइब के। आज के दिन सिर्फ 41 बचे हैं। तो शायद हमारी जो कोशिश है और इनके साथ कॉन्टैक्ट बनाए रखने की, वो इनके लिए हानिकारक हो सकती है और इनकी पूरी कम्युनिटी को हमेशा के लिए खत्म करके रख सकती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो हमेशा की तरह इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, पसंद आया। ऐसे ही और वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं इस प्लेलिस्ट में। स्पेशली रेकमेंड करूंगा मैं आपको बर्मुडा ट्रायंगल और टाइम ट्रैवल वाला वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो से आपको क्या लगा, क्या मतलब उन्हें अलग रहना चाहिए या फिर हम लोगों के साथ मिल के नया जो डेवलपमेंट है वो देखना चाहिए, क्या समझते हैं? अगर जैसे बताया गया जिसमें और भी जनजातियाँ थीं, तो उन लोगों से हमारे जैसे लोग मिले, या अंग्रेज हो या हम इंडियंस हो, तो जिनसे उनका
कन्वर्सेशन हुआ या उन लोगों ने हम पे अटैक नहीं करा, और उन्हें धीरे धीरे हमने ये दुनिया दिखाई या बताई इसके बारे में, और वो आराम से हम लोगों में रह पाए। तो जिससे उन्हें दिक्कत हुई, जैसे कि नई चीज़ मिले, कभी किसी को देखी ना हो, तो अगर अच्छी चीज़ हमें मिल जाए तो हम उसे बहुत ज़्यादा मात्रा में खा लेते, लेकिन हमें पता होता है कि ज़्यादा खाएंगे तो ये नुकसान कर जाएगी, जो कि उन लोगों को ऐसा नहीं पता, क्योंकि उन्हें आज से पहले ये चीज़ टाइप की चीज़ें कोई मिली नहीं। नॉर्थ सेंटिनलीज जो है उन्हें इंडियन सरकार से मतलब क्या कांटेक्ट करना चाहिए या हमें करना चाहिए, क्या मतलब बताओ? देखो, हमने जितना देखा है इंडियन सरकार ने बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट किए वहाँ जाने के और उनसे मिलने के भी, तो गए भी, उनसे मिले भी, और हमने ये भी नोटिस करा इसमें कि 1-2 बार जो लेडीज़ गई थी, मोनिका नाम करके था, मोनिका था ना, मधुमाला, हाँ मधुमाला जी जो गई थी, तब उन लोगों ने अच्छे से बिहेव करा, जिसमें बताया गया कि उनके साथ कम लोग भी थे, और उन्होंने एक नहीं 1-2 बार लगातार करे तो वो लोग हाइपर नहीं हुए, आराम से उन लोगों ने भी डील करी। ये अपने साथ कोई भी हथियार नहीं ले गई थी, कोई भी मतलब हथियार नहीं ले गई। और फिर इसमें ये बताया गया कि कुछ दिन बाद ये जब गई तो उन्होंने फिर से हथियार उठा लिए, तो इस टाइम पीरियड हमें लगता है इसी के बीच में कोई और जरूर आया होगा, जॉन एलन चाओ जैसा व्यक्ति कोई आया होगा, बिल्कुल कोई उसे परेशान किया, उन लोगों को परेशान किया होगा, बिल्कुल अपने धर्म का प्रचार करने जरूर आया होगा, और हो सकता है इनके बीच लड़ाई हुई हो, तो जिससे उन्हें लगा कि जो ये लोग आ रहे हैं इनसे हमें नुकसान होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे कोई ना कैमरा है, हम कुछ ना देख सकते और ना ही कोई आइडिया कर सकते कि वहाँ पे कौन हमारे पीछे आता है या आएगा, तो ये भी नहीं पता हमें। और जनरली ह्यूमन नेचर ये होता है कि हमें नई नई जगह एक्सप्लोर करने का, ढूंढने का, खोज करने का काफ़ी शौक होता है, ये बहुत पहले से चला आ रहा है, लेकिन इन लोगों को मतलब इस तरह की कोई रुचि नहीं है, वो अपने उस आइलैंड में ही खुश हैं, सुखी हैं। और क्यों हमने उसमें ये भी देखा, जो ये सुगर लेके गए और क्या बोलते नारियल डॉल काफ़ी सारी चीज़ ले गए, तो उसमें ये भी दिखाया कि जैसे इन्होंने सुगर दिया उन लोगों को, उन लोगों ने तुरंत उसे मारा और वहीं पे रेत थी उसी में दबा दिया, जो डॉल दी बच्चों को खेलने के लिए, वो डॉल को भी घुसेड़ दिया तीर और उसे भी गाड़ दिया, बताओ। और जब 2004 में सुनामी आई तो जो इंडियन कोस्ट गार्ड ने उनका मतलब हेलीकॉप्टर द्वारा निरीक्षण किया उनका हाल चाल लेने के लिए, तो उन्होंने हाल चाल बाकायदा बाणों से दिया कि भैया हम तो सही हैं, आप यहाँ से रफा दफा बोलो। तो ये और वो शिपरेक हम लोगों ने भी अभी देखा, वो एक्चुअली में गूगल में जो वो बोट दिखाई गई, जो बोट उस क्या बोलते हैं, मतलब वो खंडर या फिर कह सकते हैं वो कवाड़, हाँ बिल्कुल, जो बोट थी जो उस आइलैंड पे फंस गई थी, तो हमने गूगल मैप में देखा और वो हकीकत में वहाँ पे मिली, बिल्कुल। ये आप अंडमान निकोबार के, अगर इंडिया के मैप के जस्ट नीचे जाके अंडमान निकोबार में, तो हमें लगता है ये हमारी लेफ्ट में थी शायद, है ना, लेफ्ट में बिल्कुल अंडमान निकोबार से आपको छोटा सा पॉइंट दिख रहा है, आप उसे जूम आउट करते जाइए और उस जो दिखेगा आपका छोटा सा पॉइंट नॉर्थ में ऊपर साइड, उसके हाँ शायद ऊपर साइड नॉर्थ साइड में कोने पे आप जैसे ही जूम आउट करेंगे तो वहाँ आपको ये बोट दिख जाएगी, सच में ये बोट वहीं आज भी फंसी पड़ी है। और मुझे लगता है कि इंडियन सरकार ने वहाँ पे मतलब अपना मतलब सिंबल छोड़ दिया कि ये इंडियन टेरिटरी का हिस्सा है और यही करना भी चाहिए, क्योंकि वो लोग अगर अपने हाल पे खुश हैं तो उन्हें खुश रहना दिया जाए। वैसे उसका जो रिजल्ट इसमें बताया गया है कि वो पैकेट फूड डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, इवन हम लोग अगर खाते हैं तो देखते हो ओबीस होने का या मोटा होने का चांस बढ़ जाता है। ये चीज़ हम लोगों पे भी डिपेंड करती है, वो लोग कच्चा मांस खा के उसे डाइजेस्ट कर सकते हैं, हमें लगता है वो अगर कच्चा खाते होंगे तो ख़राब सड़ा गला मतलब कैसा भी खाते होंगे तो वो डाइजेस्ट कर पाते हैं, और हम लोग वो चीज़ नहीं कर पाएंगे बिल्कुल। वो जैसे फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल्स जो भी वहाँ पे होते होंगे उन्हें सब कच्चा ही खाते होंगे शायद, जो कि हम लोगों के बस की बात नहीं है। फार्मिंग नहीं आती है, जो खेती का इजाद हुआ है लगभग 12,000 साल पहले, वो उन्हें नहीं आती। और आप एक चीज़ और करके देखें प्रैक्टिकली, ये वीडियो में आप लगे कि वीडियो फेक है तो आप उस हमें लगता है जो भी वो टापू है या जो आप छोटा सा पॉइंट कह सकते हैं उसे, आप उसे जूम आउट करके देखें तो उसमें इतनी ग्रीनरी है, बहुत ज़्यादा हरियाली है, तो हमें लगता है खेती इन्हें आती होगी शायद, और ये करते नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ती भैया, जब देता भगवान खाने को तो क्यों हम जाए कमाने को, हमें तो वही वाला सिस्टम लग रहा है। और वहाँ पे इतनी हरियाली है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और उसमें एक बात और बताई जा रही थी कि जैसे हम लोग यहाँ पे हंटिंग करते हैं, शिकार करते हैं, तो जानवरों की
आमतौर पे कमी हो जाती है, वो मिलते नहीं है। बिल्कुल, जबकि हम लोग इतने समझदार हैं फिर भी आप देख सकते हैं जो भी जहाँ पे गैंडे पाए जाते हैं तो लोग इतना ज़्यादा शिकार करते हैं कि वो उनमें से कुछ प्रजातियाँ विलुप्त होने की कगार है। और वहाँ पे वो लोग खाते हैं उन्हें, लेकिन वो नेचर वाइज उन्हें प्रोवाइड भी हो रहा है। अगर मतलब उन्हें प्रोवाइड है सर, मतलब भगवान या फिर नेचर उन्हें देता है, वहाँ पे कमी नहीं है जानवरों। बिल्कुल सही बात है। हमें जैसे जंगलों में देखा जाए, हम लोग इतने जागरूक हैं, हमें पता है एक चीज़ का पार्टिकुलर डिस्ट्रॉय करी जाए एक चीज़ तो बिल्कुल ख़त्म हो सकती है। जैसे जंगलों में बहुत सारी प्रजातियाँ जो कि कुछ तो समाप्त हो चुकी हैं और कुछ समाप्ति की कगार पे हैं, पर हम इंसान फिर भी नहीं सुधरते और सब कुछ जानने के बाद। लेकिन वो लोग अशिक्षित हैं, सब कुछ है, इलिटरेट, किसी भी तरह की उनके पास हमें लगता है नॉलेज नहीं है। इवन उनकी जो भाषा है वो जो अदर अंडमानीज हैं वो भी नहीं समझ पाते हैं। उन्हीं की टेरिटरी के जो सैम लोग होते हैं जो थोड़ी डिस्टेंस में 30 किलो 30-35 के आसपास, वो भी नहीं समझ पाते हैं। पर उन लोगों की जो पॉपुलेशन है वो भी एकदम वहाँ के हिसाब से एकदम एग्जैक्ट बिल्कुल सही है। और अगर कम होती है ना ज़्यादा होती है। और जो वहाँ के जीव पाए गए बताया गया है वो भी उतने ही जीव हैं जो 1970-65 में थे, वो आज दिन भी उनकी प्रजातियां बराबर वहाँ देखने को मिलती हैं। पता नहीं ये लोग कैसे एडजस्ट कर पाते हैं इतना, और इन्हें कैसे पता चलता है कि हमें क्या चीज़, किस चीज़ को खाना है, किस चीज़ को नहीं, किसे किल करना है और किसे छोड़ना है। और मैं जाहिर तौर पे मेरे दिल में एक ये बात आ रही है कि इंडियन सरकार वहाँ जाए, थोड़ा सा डेवलपमेंट करे और कुछ ऐसे काम करे या कुछ लोगों को वहाँ पे स्थापित करे, मतलब बाकायदा सेफ्टी के साथ आर्म्ड फोर्सेस वहाँ हल्की तैनात कर दी जाए जो भी है, और उन्हें मतलब ये सब दिखाया जाए जिससे वो लोग, हमें लगता है थोड़ा प्रभावित, बिल्कुल जो टेक्नोलॉजी है उससे थोड़ा प्रभावित हो सके, देखें कि दुनिया में क्या क्या चीज़ें हैं। हमें लगता है उनकी जो मानसिकता वो इस टाइप की है कि जो भी बाहरी इंसान आते हैं वो हमें नुकसान ही पहुंचाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि विदाउट कैमरा कोई गया हो या कैमरे के साथ भी गया हो तो उन लोगों ने उनके साथ अभद्रता का व्यवहार करा हो। अभद्रता क्या है, वो तो अपनी जान को बोलते हैं वो, जैसे उन्होंने वो जॉन एलन चाव को कीड़ा काट गया था ना अपने धर्म के प्रचार का, तो वो उन्होंने अपनी डायरी में बताया है कि ये लोग अमूमन जो शब्द यूज करते हैं ला बा पा ता, इस तरह के शब्द यूज करते हैं, मतलब उनकी भाषा अजीब है, वो नहीं किसी को समझ में आती है। वो कह रहे थे कि वो मतलब माय नेम इज जॉन एंड जीसस सेंड मी टू टीच यू और दिस इज माय होली बुक बाइबल। मतलब जो उन्होंने बोला वो उन्हें समझ में नहीं आया, वो सीधा अपने धनुष वाड़ लेके भैया अभी तुमको मैं किल करता हूँ, वो दंड बना के भाग लिया वहाँ से। जब उन्होंने ये फाइनली ठान लिया कि भगवान ने मुझे इस काम के लिए चुना है, मैं जाके उन्हें समझाऊंगा, और लास्ट टाइम वो फिशरमैन के साथ देखे गए थे, उसके बाद उन्हें पता नहीं चला और उस फिशरमैन ने उन्हें दूर से देखा कि भैया दबा दिया गया, इनको बरी कर दिया गया। इसमें बरी करते हुए उनके कपड़ों से आइडिया लगाया कि ये वही जॉन एलन चाव हैं, और ये फाइनल यानी अब तक का सबसे रीसेंट कांटेक्ट था उन लोगों के साथ। बिल्कुल और हमें लगता है भारत सरकार को थोड़ा सा मतलब पहल करनी चाहिए जिससे मतलब थोड़ा कांटेक्ट हो सके, या फिर किसी भी तरह से जो हमसे अधिक विशेषज्ञ लोग हैं वो थोड़ा सोच के मतलब कुछ भी करके करें, तो एक अलग तरह का अनुभव रहेगा। कुछ इस हिसाब से उनके लिए स्कीम मैनेज करी जाए जिससे उन्हें नुकसान भी ना हो और कुछ बाहरी जो दुनिया उसके बारे में पता भी चले। बिल्कुल। तो वीडियो अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यही सेम प्रोसेस आप ध्रुव राठी भाई के चैनल पर भी कर सकते हैं, क्योंकि वो भी काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं। उनके मिलियंस में उनके वीडियो बिल्कुल मिलियंस में लोग देखते हैं, तो आप गैस कर सकते हैं कि वो कितनी मेहनत करते होंगे और कितने उनके सब्सक्राइबर हैं और कितने उनके व्यूअर्स होते हैं। तो एक वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। सो प्लीज़ मोटिवेट वी एंड ध्रुव राठी। तो मिलता है आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।